बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बेहद शौक था। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, दिल लगाकर पढ़ाई करती थी। मगर मैं जानती थी कि हमारे माली हालात मुझे इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे कि मैं डॉक्टर बन सकूं। मगर फिर भी मैं अपनी कोशिशों में मसरूफ़ थी कि किसी तरह से मैं डॉक्टर बन जाऊं और गरीब और बीमार लोगों की खिदमत कर सकूं। मेरी माँ गुर्दों की बीमारी के बायस इस दुनिया से चली गई थी और अब हम सब बहन भाई दादी और अब्बा के सहारे रहते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि अम्मा का इलाज करवा सके और मेरी माँ यूं ही सिसक सिसक कर गुर्दों की बीमारी के बायस मर गई। अब्बा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अम्मा का इलाज करवा सके। हम सब अम्मा को यूं ही तड़पते देखते रहे थे। अब्बा अम्मा को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भी लेकर गए, मगर वहां भी किसी ने अम्मा पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी और उन्हें चंद दवाइयां देकर वापस घर रवाना कर दिया। अब मेरी माँ दिन रात पलंग पर लेटी तड़पती रहती थी। उनको देखकर मैं सोचती थी कि बस चंद साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं खुद अपनी माँ का बेहतरीन इलाज करूंगी। मगर वक्त ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता था, तो हमारे लिए वक्त कैसे रुक जाता। वक्त हमारे लिए बहुत जालिम साबित हुआ था और अम्मा भी मेरे डॉक्टर बनने का इंतजार न कर सकी और इस दारे फानी से कूच कर गई। मेरा यह ख्वाब धरे का धरा रह गया था कि मैं डॉक्टर बनकर अपनी अम्मा का इलाज करूंगी। जिस दिन अम्मा का इंतकाल हुआ, मुझे यही सदमा खाया जा रहा था कि मैंने ही डॉक्टर बनने में देर कर दी और अम्मा मेरी वजह से ही हमें छोड़कर चली गई। अम्मा के जाने के बाद डॉक्टर बनने का जुनून आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया, मगर अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने अपनी जिद्दोजहद और कोशिश जारी रखी। सच शुक्र कि अब्बा लड़कियों के पढ़ने के खिलाफ नहीं थे, मगर अब्बा इस कदर भी आज़ाद ख्याल नहीं थे कि लड़कियों को मुकम्मल तौर पर आज़ाद छोड़ देते। इसीलिए अब्बा हम लोगों पर कड़ी नज़र ज़रूर रखते थे। मैंने घर में सबको बोल रखा था कि मुझे डॉक्टर बनने का बेहद शौक़ है, तो सब लोग ही मेरे शौक़ के बारे में बखूबी जानते थे और इस मामले में मुझे कोई कुछ ना बोलता था, क्योंकि सबको एक तरह से मालूम ही था कि जैसे हमारे हालात हैं, इन हालात के तनाजुर में डॉक्टर बनना तो नामुमकिन ही था। इसीलिए सब मेरी इस बात को बेगाने का ख्वाब समझकर सुनते रहते थे और शायद कोई मुंह नीचे करके हंसता भी होगा, मगर मुझे किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। मैं अपनी दुनिया में मगन थी, मगर अम्मा की मौत का सदमा भुलाए नहीं भूल रहा था। मेरी दिन रात की अनथक मेहनत और कोशिश के नतीजे में मेरे मैट्रिक में बेहद अच्छे नंबर आए थे, जिसकी बदौलत मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल चुका था। और जब मैट्रिक का रिजल्ट अच्छा आया तो मुझे अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा होता नजर आया। मुझे लगा कि अब मैं सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अम्मा का भी ख्वाब पूरा कर रही हूँ। ये सोचकर मुझे बेइंतहा खुशी महसूस हुई और मजीद दिल लगाकर पढ़ने लगी। कॉलेज में जाते ही मेरी नई नई सहेलियाँ बनने लगीं, क्योंकि मैं बातूनी तो बचपन से ही वाक़ई हुई थी। साथ ही मैं बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल भी जाती थी। यही वजह थी कि मेरी सहेलियों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ सब लोग ही डॉक्टर बनने का ख्वाब अपनी आंखों में सजा कर आए थे, मगर सब ये जानते थे कि चंद खुशकिस्मत ही लोग होंगे जो अपना यह ख्वाब पूरा कर सकेंगे। हर किसी की किस्मत में कहाँ चांद लिखा होता है। तो मैं भी अपनी भरपूर कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से मेरे इंटर में मेरिट बन जाए और मैं डॉक्टर बनने की अहल हो जाऊं। मेरे अब्बा पहले ही बहुत मुश्किल से मेरी फीस भर रहे थे। उनका यही कहना था कि अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो वो पढ़ाई छुड़वा कर घर में बिठा देंगे और आगे मजीद पढ़ने नहीं देंगे। इसी डर की वजह से मैं दिन रात कोशिशों में लगी हुई थी कि किसी तरह मैं अच्छे नंबर लेकर पास हो जाऊं, मगर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरा इंटर का नतीजा आया तो मैं पास तो हो गई थी, मगर मेरा मेरिट ना बन सका और वो दिन मेरे ख्वाबों के बुरी तरह से टूटने का दिन था। मैं उस दिन इस कदर रोई कि मुझे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ और मेरे ख्वाबों का मीनार चकनाचूर हो गया था। मैं अब डॉक्टर नहीं बन सकती थी, क्योंकि अब्बा कभी भी दोबारा से मेरी फीस भरने पर अज़मन नहीं होंगे। यही सोचकर मुझे होल उठ रहे थे कि मैंने अपनी माँ के लिए जो ख्वाब देखा था मैं उसे पूरा नहीं कर सकी थी। शायद मुझ पर पढ़ाई का हर दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद होने वाला था। रिश्तेदार अलग मुझे तंज भरी नज़रों से देखते रहते थे। वो लोग पहले ही मेरे डॉक्टर बनने के बेहद खिलाफ थे और अब जब मेरा मेरिट ही नहीं बना था तो सबको मुझ पर हंसने का मौका मिल गया था और मैं सबसे मुंह छुपाती रहती कि कहीं कोई मुबादा मुझे देखकर हंसने ही न लग जाए। उन दिनों मेरी खुद एतमादी बेहद कम होकर रह गई थी। मैंने किसी के भी सामने आना बंद कर दिया था और सभी से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी कि कहीं कोई मुझसे मेरे रिजल्ट के बारे में सवालात न कर ले। उन्हीं दिनों मेरी एक कॉलेज की दोस्त ने मेरे हाथों में उम्मीद और रोशनी की एक किरण थमा दी। वो कॉलेज में मेरी अच्छी दोस्तों में शुमार होती थी और उसका भी मेरी तरह ही मेरिट नहीं बन सका था। उसके घर वाले भी पैसे देकर उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं करवा सकते थे, मगर उसे भी मेरी तरह अपने और अपने घर वालों के हालात बदलने का शौक था।
तो उसी ने मुझे मशवरा दिया कि अगर किस्मत में डॉक्टर बनना नहीं लिखा तो हम नर्स तो बन सकते थे। उसके इस मशवरे ने मेरे दिल को छू लिया और मुझे उसका मशवरा माकूल लगा, क्योंकि अगर इसी तरह मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाती तो अब्बा किसी से भी उठाकर मेरी शादी कर देते और बाकी की ज़िंदगी भी यूं ही रोते पीटते गुजर जाती। तो मैंने उसका मशवरा मानते हुए नर्सिंग के कोर्स में दाखिला ले लिया। ये मेरा ख्वाब तो नहीं था, मगर कुछ ना होने से कुछ तो होना बेहतर ही था। जब भी मैंने नर्स बनने की हामी भर ली। ये सफ़र भी आसान हरगिज़ नहीं था। बहुत सी मुश्किलें आईं, मगर जो किस्मत में लिखा हो वो होकर ही रहता है। शायद मेरी किस्मत में भी नर्स बनना लिखा था, तो मेरी किस्मत ने मुझे उसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां मेरे पास इस बात के सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं नर्स बनूं या अपनी किस्मत से हार मानकर घर बैठ जाऊं और बाकी की ज़िंदगी रोते सिसकते एक एक पाई के लिए परेशान होते गुजार दूं। मैंने अपनी बाकी की ज़िंदगी ख़राब होने से बचाने के लिए नर्स बनना मंजूर कर लिया। शुरू में तो मैं बहुत बुझे दिल के साथ जाती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को वक्त और माहौल के मुताबिक ढाल लिया। 4 साल मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग मुकम्मल करके अब एक बतौर नर्स तैयार हो चुकी थी। मेरे घर में सभी खुश थे कि शायद अब इस तरह से घर के हालात कुछ बेहतर होंगे, क्योंकि दोनों भाई अभी छोटे थे। वो अभी कमाने के लायक नहीं हुए थे और अब्बा की कमाई से घर का गुजारा नहीं हो सकता था। इसी तरह सबको एक उम्मीद लग गई थी कि शायद इस तरह घर के हालात कुछ बेहतर हो सके। अब सभी लोग मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखते थे और उन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरना मैं अपना फ़र्ज समझती थी। यही वजह थी कि मैं बहुत दिल लगाकर नर्सिंग का कोर्स कर रही थी ताकि मेरे घर वालों के हालात बेहतर हो सके। मैंने अपनी तकदीर और किस्मत के साथ समझौता कर लिया था। मैंने सोचा था कि मेरा बुनियादी मकसद ही खिदमत खल्क था, वो तो नर्स बनकर भी पूरा हो सकता था। मैंने नर्स बनते हुए खुद से वादा किया था कि मैं अपने ज़ेरे निगरानी मरीजों की दिल से देखभाल करूंगी और उनका ख्याल रखूंगी। बस इसी सोच ने मुझे मुतमईन कर दिया था। नर्स बनने के बाद नौकरी ढूंढने की बारी आई तो इस काम में मुझे बेहद परेशानी और कोफ्त का सामना करना पड़ा। मैं नौकरी ढूंढने को जिस कदर आसान काम समझ रही थी, ये काम उस कदर आसान ना हो सका और उसके लिए मुझे बहुत जूतियाँ चटखानी पड़ी और दर दर की खाक छाननी पड़ी। कोई अस्पताल घर से बहुत दूर था तो कोई तनख्वाह ठीक नहीं दे रहा था। इसी कशमकश और शशोपंज में दिन गुजरते जा रहे थे और मुझे अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही थी। बाहर निकलकर मैंने जाना कि नौकरी हासिल करना आसान काम हरगिज़ नहीं था। उसके लिए धूप में ख्वार होना पड़ता था और वही सब तो मैं कर रही थी। जब हर तरफ से मुझे मायूसी की घटा, टोप अंधेरे और बादलों ने घेर लिया, तो उस वक्त मेरी उसी दोस्त ने दोबारा से मुझे रोशनी की किरण थमाई और उसने उस अस्पताल का बता दिया जहां वो मुलाजमत कर रही थी। यह अस्पताल मेरे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैंने यहाँ भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और बुझे दिल के साथ घर से नौकरी करने के लिए निकल पड़ी। वहाँ पहुंची तो देखा कि वो एक अच्छा और शानदार अस्पताल था। एक बार फिर मायूसी ने मेरे इर्द गिर्द डेरे डाल दिए और मुझे यहाँ भी बात बनती नजर नहीं आ रही थी, मगर मैंने अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला किया था। शायद आज मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई थी और ये नौकरी मुझे मिल गई। इस नौकरी को पाकर मैं बेहद खुश हुई और मैंने अपनी दोस्त का दिल से शुक्रिया अदा किया। अगर वो मेरा कदम कदम पर साथ नहीं देती तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। यही वजह थी कि मैं उसकी बेहद मशकूर थी और आज नौकरी मिलने के बाद मजीद उसकी शुक्रगुजार हो गई थी। दुनिया में शायद मेरी दोस्त जैसे मुखलिस लोग भी मौजूद थे। मुझे आज यकीन हुआ कि दुनिया में सिर्फ बुराई नहीं बल्कि अच्छाई भी मौजूद है। मैंने खुशी खुशी घर जाकर घर वालों को यह खबर सुनाई। यह खबर सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी की एक लहर दौड़ गई और सब बेहद खुश हुए। जहाँ मुझे नौकरी मिली वो अस्पताल बहुत अच्छा था। वहाँ के डॉक्टर और नर्स स्टाफ भी बहुत अच्छा था। गर्ज कि वहाँ किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। अब मेरी नौकरी बतौर नर्स शुरू हो चुकी थी। मैं रोज़ाना बहुत खुशी से अपने फ़राइज़ की सबकदोशी के लिए घर से निकलती थी और यहाँ भी अपने तमाम फ़राइज़ खुश असलूबी से ही पूरे कर रही थी, क्योंकि मदद इंसानियत का जज्बा मेरे अंदर कूट कूट कर भरा था और अब अपने जज्बे की तस्कीन का मौका मिला था तो मैं इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठा रही थी और खूब दिल लगाकर मरीज़ों की खिदमत और तीमारदारी कर रही थी। मेरी ड्यूटी जिस वार्ड में लगी थी वहाँ सबसे कोने में एक कमरा मौजूद था जहाँ किसी को भी जाने की हरगिज़ कोई इजाज़त नहीं थी। अगर कोई वहाँ जाने की कोशिश भी करता तो उसे बुरी तरह से झिड़क दिया जाता और उसे वहाँ जाने नहीं दिया जाता था। अस्पताल में ये बात आम थी
कि उस कमरे में आसेब और जिन्नात का असर है, जब भी वहाँ आज तक कोई नहीं गया और ना ही किसी ने वहाँ जाने की हिम्मत की। मगर न जाने मुझे क्यों इस बात का तजस्सुस हो चुका था कि देखा तो जाए इस कमरे में आखिर ऐसा क्या है। इसीलिए मैंने कई बार वहाँ जाने का सोचा, मगर कभी हिम्मत न कर सकी और हमेशा डर के मारे बैठ जाती। मेरे तजस्सुस पर डर ज़्यादा हावी हो चुका था, इसीलिए मैं उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और खामोशी से उसके पास से गुजरते हुए उस कमरे का जायज़ा ज़रूर लेती। मगर मुझे वहाँ कुछ महसूस नहीं हुआ। वो कमरा भी मुझे आम कमरों की तरह ही मालूम हुआ और मुझे वहाँ कुछ भी अलग थलग सा महसूस नहीं हुआ। मैंने उस कमरे के बारे में अपनी सीनियर नर्से से पूछा तो उसने ये कहकर मुझे मज़ीद डरा दिया कि उस कमरे में वाकई आसेब और जिन्नात मौजूद हैं, और मज़ीद कहा कि उसने उन आसेब और जिन्नात को खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर मुझे यकीन तो नहीं आया, मगर इतनी बड़ी उम्र में कोई ऐसा झूठ कैसे बोल सकता था। मुझे इस बात का भी यकीन नहीं आया और उन्होंने मुझे मज़ीद सख्ती से उस कमरे की तरफ जाने से मना कर दिया कि अगर मैं उस कमरे में गई तो अपनी गलती की जिम्मेदार मैं खुद होंगी और कोई भी मेरी इस गलती का खुमियाजा नहीं भुगतेगा। ये सुनकर मेरे दिल में उस कमरे के मामले में अजीब सा खौफ बैठ गया और मैं उस कमरे की तरफ देखने से भी कतराने लगी। मगर सच तो ये था कि मेरे अंदर तजस्सुस मज़ीद बढ़ता ही जा रहा था और मैंने अपने दिल में ठान ली थी कि एक बार तो इस कमरे को मैं अंदर से देख कर ही रहूंगी और जानकर रहूंगी कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो हर कोई वहां जाने से कतराता है और इस कदर लोगों को डरा कर रखा हुआ है। मगर अभी खुद में हिम्मत जमा करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दरकार था और मैं अभी अपनी नौकरी को भी खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली जाए। बड़ी मुश्किल से तो अभी जाकर घर के कुछ हालात सुधरे थे। मैं अभी किसी और मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। मेरी उसी वार्ड में रात की ड्यूटी लग गई। मेरी ड्यूटी रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक की थी। शुरू के चंद दिन तो मुझे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रात के वक्त की ड्यूटी करने की भी आदत हो गई। बस चंद दिन मेरे ऊँगते गुजरे थे, मगर सच तो ये था कि मैं अब भी कभी कभी रात की ड्यूटी में ऊँघने लगा जाती थी और नींद लेने के लिए बेचैन हो जाती। मगर नौकरी का लालच मुझे कुछ भी करने से रोके हुए था। ऐसी ही एक रात मैं अपने वार्ड में बैठी नींद के मारे ऊँघ रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि जिस कमरे की जानिब जाना सख्ती से मना था, उस कमरे में अभी अभी कोई दाखिल हुआ है। मैं नींद से चौंक कर सीधी होकर बैठ गई और अपनी आंखों को देखे और उसी जानिब गौर करने लगी। क्या आया अभी अभी कोई इस कमरे में दाखिल हुआ भी है या नहीं? मगर उसके बाद मुझे कोई भी उस कमरे में जाता हुआ नजर नहीं आया। हाँ, मगर उस कमरे की बाहर लगी हुई लोहे की कुंडी अब तक हिल रही थी, जिसने मेरे शक को पुख्ता यकीन में बदल दिया था कि वाकई अभी अभी इस कमरे में कोई दाखिल हुआ है। मगर मजीद हैरत की बात तो ये थी कि उस कमरे में तो कोई दिन के वक्त भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, तो रात के वक्त कोई कैसे उस कमरे में दाखिल हो सकता है? इसी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और मुझे अपने दिल में सख्त किस्म का डर महसूस हुआ। मैं अपनी आंखों देखे हाल को जहन से झड़क कर दोबारा वार्ड में जाकर बैठ गई। मगर इस वाकये का तस्करा मैंने किसी से भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी इस बात का यकीन कोई भी नहीं करेगा और सब लोग मुझ पर ही हंसेंगे। इसीलिए मैं खामोश रही। मगर अगली रात भी मैं वहीं बैठी ड्यूटी कर रही थी तो मुझे दोबारा से उस कमरे में कोई दाखिल होता हुआ महसूस हुआ। इस बार मैं इसे अपना वहम समझकर झटक न सकी, क्योंकि कल रात तो मैं नींद में थी तो मैंने इसे अपना वहम समझा। मगर आज तो मैंने जागती आंखों से किसी को इस कमरे में दाखिल होते हुए देखा था। मैं काफी देर तक खामोशी से वहीं बैठी रही और कमरे के बाहर नजर रखी रही। कुछ देर बाद ही मुझे वहां से दोबारा कोई निकलता हुआ महसूस हुआ। मैं जिस जगह बैठी हुई थी वहां से उस कमरे में दाखिल होने वाले और ना ही निकलने वाले पर नजर पड़ती थी। यही वजह थी कि मुझे अपनी जगह बैठकर वहां से कोई भी नजर नहीं आता था। हाँ, मगर साया सा सामने से गुजरता हुआ महसूस जरूर होता था। मैं ऐसी सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, रात के इस पहर उस कमरे में कोई दाखिल हो, और कौन इस कदर हिम्मत का काम कर सकता है। अगली रात फिर मेरी ड्यूटी उसी वार्ड में लगी थी और आज आम रातों की निस्बत रश बेहद कम था। यही वजह थी कि मैं अपनी जगह बैठी गुजरी 2 रातों में जो हुआ उसे सोच रही थी। उस कमरे में दाखिल होने वाली की हिम्मत अपने अंदर जमा कर रही थी। आखिरकार मैंने उस कमरे में दाखिल होने का फैसला कर लिया और उस कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। उस वक्त वार्ड में रश बेहद कम था, बस इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे, बाकी बैठे नींद से ऊँघ रहे थे। मैंने उसी वक्त को उस कमरे में दाखिल होने के लिए बेहतर जाना और कमरे के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हुई। आसेब और जिन्नात पर मैं यकीन नहीं रखती थी, मगर जब हर कोई आसेब और जिन्नात की कहानियां सुना रहा था तो मुझे भी कुछ हद तक यकीन होने लगा था।
मगर अब लोगों को जाता और निकलता देखकर मुझे यकीन हो गया था कि इस कमरे में आसेब या जिन्नात जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि मामला कुछ और ही है। इसीलिए तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं उस बंद दरवाजे के बाहर पहुंच गई। हैरत की बात यह थी कि उस दरवाजे पर बाहर से कुंडी नहीं लगी हुई थी और वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं छुपते छुपाते अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मेरे तो होश उड़ गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि मैं जो कुछ देख रही हूँ उसका ताल्लुक हकीकत से होना बहुत मुश्किल था। मुझे अपनी आंखों देखे पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे कदम जैसे दरवाजे पर ही जम कर रह गए थे। आगे बढ़ने की हिम्मत मैं अपने अंदर नहीं पा रही थी। मैं बस साकत नज़रों से सामने का मंजर देख रही थी, जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। उस कमरे में मेरी ही उम्र की 3 लड़कियां बिस्तर पर लेटी हुई थीं। उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे और पहली नज़र देखने में ही वो लड़कियां कमज़ोर और बीमार लग रही थीं। मैं हिम्मत करके छोटे छोटे कदम उठाकर अंदर गई तो वो लड़कियां भी मुझे देखकर बुरी तरह चौंक गईं, जैसे वो किसी और की आमद की तवक्को कर रही थीं और उन्हें मेरी आमद की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मैं गुमसुम से उन लड़कियों को देख रही थी। तीनों ही लड़कियां बेहद खूबसूरत नकूश की मालिक थीं। मुझे यूं ही साकत खड़े देखकर उनमें से एक लड़की ने कहा, मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और मजीद कहा कि डॉक्टर्स आने वाले हैं, तुम जल्दी से छुप जाओ। मैं जल्दी से उस कमरे के एक कोने में रखे कबाड़ के पीछे छुप गई और धड़कते दिल से डॉक्टर्स का इंतजार करने लगी। चंद ही लम्हों के बाद 3 डॉक्टर्स उस कमरे में दाखिल हुए थे। तीनों ही डॉक्टर्स इस अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों में शुमार होते थे और बेहद अच्छे और महज़िब तरीके से सबसे मिलते थे। अगले मंजर ने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया, क्योंकि उनमें से एक डॉक्टर ने कहा, तीनों लड़कियों के गुर्दे निकालने का काम आज नहीं हो सकेगा। आज अस्पताल की कोई अहम मशीन खराब थी। वो डॉक्टर उन दोनों डॉक्टरों को बता रहा था और साथ ही वो तीनों लड़कियां खामोशी से लेटी हुई थीं। चंद लम्हों बाद तीनों डॉक्टर वहां से वापस जा चुके थे। ये बात सुनकर मुझे शदीद हैरत हुई कि डॉक्टर कैसे उन लड़कियों का गुर्दा निकाल सकते हैं और क्या ये काम गैर कानूनी तौर पर हो रहा है। ये काम गैर कानूनी ही हो रहा था, तभी इस कदर छुप छुपा कर ये काम हो रहा था। मैं अपनी जगह से निकलकर दोबारा उन लड़कियों के सामने गई और उनसे इस बारे में सवाल किया तो उनमें से एक लड़की रोने लगी और कहने लगी, हमें दूर दराज इलाके से खरीद कर यहाँ लाया गया है। अब हमारे गुर्दे निकाल कर बेचने का काम इस अस्पताल में होता है। हमसे पहले भी कई लड़कियों के गुर्दे निकालकर इस अस्पताल में बेचे जा चुके हैं। आज हमारी बारी थी, मगर किसी किस्म की मशीन खराब होने की वजह से आज ये काम नहीं हो सका। वो तीनों लड़कियां बेतहाशा रो रही थीं। मैंने दिल दिल में उनकी मदद करने की ठान ली और उन्हें तसल्ली देकर तेजी से उस कमरे से वापस निकल गई और जाकर अपनी साथी नर्स को पूरी कहानी बताई। वो मेरे मुंह से ये सब सुनकर हैरत ज़दा रह गई और मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं उसे अपने साथ लेकर उस कमरे में गई। वो उस कमरे में जाने से डर रही थी, मगर जब मैंने ज़्यादा जोर दिया तो वो मेरे साथ उस कमरे में दाखिल हो गई। उसने भी उन लड़कियों की ज़बान से पूरी कहानी सुनी और सुनकर वो भी हैरत में डूब गई। क्या अस्पताल में इतना बड़ा गैर कानूनी काम हो रहा था और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। बहुत हैरत की बात थी। मैंने और साथी नर्स ने अस्पताल के मालिक से इस बारे में बात करने का फैसला किया। उन्हें हम सभी जानते थे। वो बहुत खौफ खुदा वाले थे और 5 वक्त के नमाजी थे। तभी हम लोगों को यकीन था कि उन्हें इस मामले में कुछ खबर नहीं होगी। तभी हम लोगों ने उनसे बात करने का फैसला किया। हम लोगों ने जब सारी बात अस्पताल के मालिक के गोश गुजार की तो उन्हें खुद यकीन नहीं आया और वो हमारे साथ उसी वक्त उस कमरे की जानिब चल पड़े और उन लड़कियों के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर हैरत ज़दा रह गए। उसी वक्त अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और उन लड़कियों को बहिफाजत उस कमरे से निकालकर पुलिस की हिफाजत में दारुल अमान पहुंचा दिया गया और उन डॉक्टरों को जेर हिरासत ले लिया गया। मैं बहुत खुश थी कि मैंने ज़रा सी हिम्मत दिखाकर इंसानियत की मदद करने का हक अदा कर दिया था और अपने पेशे के साथ भी इंसाफ किया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।